आओ बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑप्टिक्स जब पढ़ना शुरू किया था, हमने रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट सारा डिस्कस किया था। आज अपने पास जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से शुरू होता है। रिफ्रैक्शन भी हमारे लिए बिल्कुल कुछ नया टॉपिक नहीं है, याद हो तो हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन का फिनोमेना बेसिकली क्या है? इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। अगर एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो वहां पर क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब सीधी सी कहानी है कि लाइट अपना पाथ चेंज करेगी। अब वो लाइट अपना पाथ जब चेंज करेगी, किस तरीके से करेगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, वो सीधी कहानी डिपेंड करती है किस पे? रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव कौन सा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर या ऑप्टिकल डेंसिटी के कंसेप्ट के ऊपर। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाओ या फिर रिलेटिव डेंसिटी लगाओ, ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर हमारे पास रेयर टू डेंसर जाता है और डेंसर टू रेयर जाता है तो दोनों केसेस में जो डाइवर्जन होती है लाइट की वो डिफरेंट एंगल में होती है। ये पता है तुम्हें? याद है 10th क्लास के अंदर हमने किया था। एक बार बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इसको हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। और यहां पर ये मैंने क्या किया वो देखो, ये जो जो फॉर्मेट हो सकते थे, जिस जिस तरीके से बुक्स के अंदर लिखा जाता है, मैंने उसे हर तरीके से लिख के दिखाया है। क्या लिखा है? पहला, तुम्हें ये पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था? वैसे अगर फॉर्मूला वाइज बात करें तो साइन आई बाय साइन आर, है ना? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। लेकिन अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन की टर्म्स में एग्जैक्टली उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे पूछूं तुमसे, तो क्या होता है? ये तो हमारा रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली वो प्रॉपर्टी है, वो कैपेबिलिटी है किसी मीडियम की, जिसकी वजह से लाइट का पाथ वो चेंज कर सकती है। ठीक है, अब वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये लाइट की प्रॉपर्टी है बेंड होने की, ये भी बड़ी चीज है। ये भी एक तरह से डिस्कशन का मुद्दा बन गया कि भाई लाइट जब बेंड हो रही है, क्या वो लाइट की प्रॉपर्टी है कि वो बेंड हो रही है, या वो मीडियम की प्रॉपर्टी है कि वो उसे बेंड कर रहा है? देखो, लाइट की प्रॉपर्टी बेंड होने की होती तो बिना मीडियम चेंज हुए भी वो बेंड हो ही जाती। जब हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो वो लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है बेंड होने की, मीडियम की प्रॉपर्टी है जो उसे बेंड करवा रही है। यहां पर मीडियम कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि जो लाइट है वो अपना पाथ चेंज करने पे मजबूर हो रही है। मुद्दा बहुत सिंपल है भाई, लाइट को शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है बाहर निकलने के लिए। लाइट हमेशा कोशिश करती है कि स्मॉलेस्ट पाथ के थ्रू बाहर निकले सेम टाइम के अंदर, और उस स्मॉलेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए वो रिफ्रेक्ट हो जाती है। अब रिफ्रेक्शन का फिनोमेना एक बार विजुअलाइज करना शुरू करते हैं। पहले उससे विजुअलाइजेशन से पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। देखो, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्लियर है? 10th में हमने डिस्कस किया था, उसे भी देखेंगे भी। म्यू टू वन का मतलब क्या हुआ? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम टू टू वन, सेकेंड मीडियम टू वन, और यहां हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन लिखते हैं। फ्रॉम मीडियम टू फ्रॉम मीडियम वन टू टू, हमारे पास क्या जा रही है? लाइट जा रही है वन से टू की तरफ। लाइट कहां जा रही है? फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, तो हम वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं म्यू टू वन। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां कैसे लिख रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। जब हम वन टू लिख रहे हैं तो लाइट हमारे पास कहां जा रही है? फ्रॉम मीडियम टू टू मीडियम वन। अब जब लाइट वन और टू म्यू वन टू लिख रहे हैं तो ये क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वरना फॉर्मूला क्या होता था? क्या था? सी बाय वी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर वो म्यू वन टू हम लिख रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। म्यू टू वन लिखेंगे तो वी वन बाई वी टू। अगर काफी बुक्स के अंदर वन म्यू टू लिखा हो तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, दैट इज म्यू वन बाय म्यू टू। क्लियर है? सॉरी, म्यू टू बाय म्यू वन। अगर टू म्यू वन लिखेंगे तो म्यू टू बाय म्यू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? अगर हमारे पास ऐसे करके है कि मेरे पास यहां पे मैंने ये लिखा हुआ है म्यू वन टू, इसका मतलब क्या हुआ?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहां पे मैं लिखूंगा μ2 बाय μ1। और अगर यहां पर ऐसा लिखा है कि 2 μ1, तो वो μ1 बाय μ2 हो जाएगा। क्लियर है बात? सीधी सी चीज है ये। अब अगर यहां पर ऐसा लिखा है वाटर टू ग्लास, इसका मतलब क्या हो रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। sin i by sin r हमारा म्यू होता है। when light moves from first medium to second medium, the refractive index of second medium with respect to first medium is given by। कहां जा रही है लाइट? लाइट मूव्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम 1 से 2 में, 1 से 2 में जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बना? फर्स्ट मीडियम में। रिफ्रैक्शन कहां बना? दूसरे मीडियम में। n1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बनी sin i by sin r which is equal to n2 by n1। ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि जहां एंगल बन रहा है, जिस मीडियम में एंगल बन रहा है, उसका इनवर्स रिलेशन है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। क्लियर है? sin i by sin r, i एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा था n1 मीडियम में, r बन रहा था n2 मीडियम में। क्लियर है? Refractive index is given by velocity of light in vacuum upon velocity of light in medium, that is c by v। Refractive index of glass with respect to water, velocity of light in water upon velocity of light in glass। क्लियर है ये? Refractive index of glass upon refractive index of water। किसी को इसमें परेशानी? सिंपल चीज है ये। यहां के बाद अब अपने पास ये है ग्लास स्लैब। अब एक बार थोड़ा बहुत इसको विजुलाइज करते हैं चीजों को, और उसके बाद ग्लास स्लैब के थ्रू आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारे पास ग्लास स्लैब ऑलरेडी पता है अपने को ग्लास स्लैब क्या है। ठीक है, ग्लास स्लैब का कंसेप्ट तुम्हें ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमने 10th क्लास के अंदर हमने इस तरीके से ग्लास स्लैब को देखा हुआ था। यहां देखो, एक बार इस पे विजुलाइज करना शुरू करते हैं। अपने पास सबसे पहले ये रे दिख रही है तुम्हें, यहां पे देख पा रहे हो बच्चे? सबको दिख रहा है? यहां पर हमारे पास जब ग्लास स्लैब के थ्रू हम रेज भेज रहे हैं तो अनडिवेटेड बिल्कुल सीधा सीधा सा जा रही है। तुम्हें दिख पा रहा है ये कि वो सीधा सीधा निकल रही है यहां से। अगर मैं अब इसको एक रे के अकॉर्डिंगली देखूं तो वो भी सीधा निकलेगी। क्यों सीधा निकल रही है बिना डेविएशन? क्योंकि ये नॉर्मल के अक्रॉस निकल रही है। ये क्या कैसे जा रही है? बिल्कुल एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। यहां से अगर मैं एक लाइन बनाता हूं तो इसके बिल्कुल एक 90 डिग्री पे जो लाइन जाएगी, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। और ये जब लाइन जा रही है तो सीधा सीधा अनडेविएटेड निकल रही है, क्योंकि नॉर्मल के अक्रॉस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन किसके साथ बनता है? हमेशा नॉर्मल के साथ। ये ध्यान रखना, इस प्लेन के साथ नहीं बनता है, वो किसके साथ बनता है? हमेशा नॉर्मल के साथ। अब यहां के बाद अगर मैं इसको किसी एंगल पे इंट्रोड्यूस करता हूं, अब ऑब्जर्व करना, मैंने क्या किया, इसको किसी एंगल पे भेजा। जब एंगल पे भेजा तो अब तुम्हें एक चीज दिख रही है यहां से, जब मैं इसे किसी एंगल पे भेज रहा हूं, हमारी जो ये रे है, अगर ये सीधी सीधी जाती तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन ये गई कहां है? इधर। ये तो दिख रहा है कि गई तो दोनों पैरेलल रेज ही, जहां जाना चाहिए था और जहां गई है वो अल्टीमेटली है तो पैरेलल रेज। हो क्या रहा है, यहां पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो जो लाइन इधर सीधी जानी चाहिए थी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। क्या होता है? वो लाइन कहां जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्योंकि अब डेंसर, यहां रेयर मीडियम से जब भी वो डेंसर के अंदर एंटर करेगी तो जहां जानी चाहिए उसकी जगह टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। क्लियर है? और फिर जब यहां से वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, एक मिनट, यहां ये इधर से बेंड हुई और यहां से बेंड होकर इधर पहुंची और फिर वापस अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल के उधर गई। तो रेयर से डेंसर में एंटर करते हुए टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में निकलते हुए अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे जब स्ट्रेट किया था क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि जब मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर रहा हूं तो बिल्कुल वो नॉर्मल के साथ आ रही है। अगर मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से कर देता हूं तो यहां पर ये जो लाइन आ रही है ये इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे आ रही है बच्चा। 90 डिग्री पे आ रही है। 90 डिग्री का मतलब क्या? वो साइन आई और साइन आर के लिए 90 डिग्री मतलब सरफेस के साथ 90, नॉर्मल के साथ क्या हुआ? 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री है तो बिल्कुल अनडेविएटेड जाएगी।
अभी मैंने तुम्हें एक कहानी समझाई थी, क्या एक ऐसी स्टोरी है, मतलब देखो मैं बताता हूँ, इसका कोई एग्जैक्ट हम ये कहें ना कि साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे कहानी नहीं है ये, बट हम क्या कह रहे हैं, मैंने तुम्हें एक बात कही कि हमेशा जो रिफ्रेक्शन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट हमेशा कोशिश करे कि शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट पाथ फॉलो कर सके, शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट पाथ फॉलो कर सके। जब लाइट यहां से जा रही है तो इसके पास इससे छोटा कोई पाथ नहीं है ना, लेकिन जब वो किसी एंगल पे भेजी मैंने, अगर मैं मान लो किसी एंगल पे भेजता हूं, तो जब हम एंगल पे भेज रहे हैं तो इसके पास अगर वो यहां से निकलती, तो दिख रहा है बहुत लंबा पाथ था और ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है, तो इसके पास बेटर था अब वो कहे कि यहां सीधा चलिए जाए। अगर हम कहें कि वो लाइट कह रही है कि सीधा यहां से सीधा इधर चली जाए और फिर कहीं निकल जाए ऐसा, तो वहां पर उसके लिए डाइवर्जन बहुत ज्यादा हो जाएगा। सीधा सा वो क्या कोशिश कर रही है कि कोई एक बैलेंस्ड रूट निकले जहां से वो कम टाइम में मिनिमम डाइवर्जन के साथ पास आउट हो सके। तो ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल वो है, अपना ऑब्जर्वेशन है, बट जेन्युइनली लाइट इस तरीके से निकलती है। जब परपेंडिकुलर निकल रही है तो ऑलरेडी वो शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू ही जा रही है, तो उसको इधर उधर जाने में ज्यादा लॉन्ग पाथ ट्रेवल करना पड़ता। तो कभी भी 90 डिग्री पे लाइट क्या करेगी, डिफ्लेक्ट नहीं होगी। जब राइट 90 डिग्री टू द सरफेस या फिर नॉर्मल के साथ 0 डिग्री पे होगी तो हमेशा उसकी रिफ्लेक्शन नहीं रहेगी। क्लियर बात है ये? तो ये हमारे पास बहुत सीधा सा, और मे बी ना तुम देख नहीं पा रहे हो, इसके अंदर भी क्लियरली मुझे यहां से क्लियरली इसका पाथ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, हल्का फुल्का दिख रहा होगा, ठीक है, वरना यहाँ पे मतलब मुझे इसके अंदर भी वो लाइन दिख रही है हल्के से। पर मेन कहानी क्या है कि ये तुम्हें समझ में आ गया कि लाइट किस तरीके से अपना पाथ चेंज करिए, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, रिफ्रैक्शन। इसको अगर हम प्रिज्म के थ्रू देखें, ये अब तुम्हें क्लियरली दिख रही है। अब प्रिज्म के थ्रू जाते हुए जो लाइट सीधा ऐसे जा रही है हमारे पास, ठीक है, ये देखो जो हमारे पास लाइट जा रही है ऐसे, तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, यहां से जब ये लाइट गई, यहां एक नॉर्मल बना, ये कहां गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर। अब यहां से जो सीधी जानी चाहिए थी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होके इधर निकली। तो यहां भी सेम कहानी हो रही है, प्रिज्म ने कुछ करा, प्रिज्म का अपना कुछ रोल नहीं है। प्रिज्म का मतलब कभी भी ये नहीं है कोई स्पेशल टाइप का कुछ ऐसा है कुछ कि अलग तरीके का कुछ मटेरियल अलग है। द ओनली डिफरेंस इज कि उसके एंगल्स अलग है ना। अगर मैं अब इस प्रिज्म की जगह पे अगर ये रख लेता हूं, ये हमारे पास देखो, अगर मैं बिल्कुल इसको राइट एंगल पे भेजता हूं, बिल्कुल सीधा सीधा अगर मैं भेज रहा हूं, तो हमारे पास क्या है, बिल्कुल सीधा निकल रही है ऐसे, है ना। अगर मैं इसको सीधा इसके ऊपर से भेजता हूं तो बिल्कुल सीधी सीधी रे निकल रही है। लेकिन अगर मैं किसी एंगल पे भेजने की कोशिश करूं, अब दिख रहा है तुम्हें, है ना, किसी एंगल पे आते हुए बिल्कुल क्लियर डाइवर्जन दिख रहा है तुम्हें। तो हर जगह पे अगर मैं अब इस पे से मल्टीपल रेज भेज दूं तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ये एक पॉइंट पे लाइट को इंटरसेक्ट कराने की कोशिश कर रहा है और उसका एक फोकस बन गया। अब ऐसा क्यों बना, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस का शेप बन गया। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, दो तरीके का हो सकता है, एक प्लेनो कन्वेक्स और एक एक्चुअल कन्वेक्स। प्लेनो कन्वेक्स क्या होता है, जो एक साइड से प्लेन रहेगा, जैसे ये है, एक साइड से प्लेन सरफेस और नीचे की साइड से कन्वेक्स वाला पार्ट। तो ये प्लेनो कन्वेक्स है, कन्वेक्स की तरह इसकी कन्वर्जिंग पावर थी और इसने लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। अगर मैं इसी के अंदर एक प्योर कन्वेक्स लेंस रखूं, मैं यहाँ पे अगर एक प्योर कन्वेक्स लेंस रखता हूं, तो दिख रहा है कि वो लाइट को क्या कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर पा रहा है ना। अगर मैं सीधा सा रखता हूं तो वो एक पॉइंट पे किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है लाइट को। क्लियर है, ये दिख रहा है, हाँ जी, ठीक। और अगर यहां पर मैं एक कनकेव लेंस रखता हूं, कनकेव का क्या क्या काम होता है, देखो कन्वेक्स क्या है, कन्वर्जिंग, सारी लाइट्स को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने की कैपेबिलिटी किसकी थी, हमारे पास कन्वेक्स की। लेकिन अगर मैं कनकेव रखता हूं तो ये होता है डाइवर्जिंग। ये सारी लाइट जो सीधी आ रही थी उनको पैरेलल बीम ऑफ रेज को कैसे भेज रहा है, वो डाइवर्ज करके भेज रहा है। और अगर तुम इसके फोकस के बारे में भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो इसका फोकस कहीं पीछे, ये डॉटेड लाइंस तुम्हें हल्की हल्की दिख रही होंगी, यहां से इधर करके ये बनेगा। फिर वो ये कि उस पे नहीं दिख रहा है, यहाँ सामने आके देख लेना बाद में चाहे, तो क्लियर हमें यहाँ पर ये दिख पा रहा है कि ये जो रिफ्लेक्ट करके पीछे थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन आ रही है,
उससे इसका जो फोकस आएगा वो पीछे की साइड यहां कहीं बन रहा है। अगर मैं कन्वेक्स और कनकेव को कंबाइन कर दूं और इनकी फोकल लेंथ सेम हो, तो ध्यान से देखो, जैसी पैरेलल बीम ऑफ रेज गई थी सेम वैसे ही निकल रही है, किसी तरह का कोई डाइवर्जन ही नहीं हुआ। प्लेन पहले थी, सीधी स्ट्रेट लाइन सब पहले थी, स्ट्रेट लाइन सब है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स और कनकेव, कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव था, कनकेव का नेगेटिव था, दोनों को ऐड ऑन किया, नेट रिजल्ट क्या निकला? 0। ये बात समझ में आ रही है? अब इसी के बीच में आगे हमारा एक टॉपिक आना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसको भी विजुलाइज कर लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल कंटिन्यू कर लेंगे सारा टॉपिक। देखो टीआईआर बहुत प्यारा सा टॉपिक होता है अपने आप में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है? लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, जब रेयर टू डेंसर अगर हमारे पास लाइट जाएगी तो अपने पास होता है क्या है, देखो, अगर लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो हमारे पास एक सीधी सी चीज कैसे चलती है, देखो, अगर यहां पर मेरे पास डेंसर मीडियम है, नीचे क्या है? डेंसर मीडियम, और नीचे ऊपर क्या बचा? रेयर मीडियम। अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट कहां निकलेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पर एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल गई। बहुत बढ़िया। अगर मैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देता हूं, मैंने यहां से मैंने क्या किया, देखो, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर देता हूं। अब क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ना चाहिए। वो इंक्रीज होके ऑलमोस्ट सरफेस पे आ गया। कोई एक सर्टेन एंगल ऐसा होगा जिसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाएगा। वो हर बार धीरे धीरे बेंड होते होते कोई एक ऐसा एंगल आएगा जिसपे 90 डिग्री पे बिल्कुल वो एग्जैक्टली बेंड होके ऑन सरफेस आ जाएगा। अब क्या हो अगर मैं इससे ज्यादा एंगल के साथ इंसिडेंस करूं? अगर यही एंगल ऑफ इंसिडेंस अब मैं और बढ़ा दूं यहां, तो अब लाइट कहां जाएगी? वो ऑलरेडी 90 डिग्री हो चुकी थी, तो अब विद इन द डेंसर मीडियम ये बाउंस बैक कर जाएगी। कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है रिफ्रैक्शन ही, बट जो रेयर और डेंसर मीडियम का इंटरफेस था, उस इंटरफेस पे से विद इन द डेंसर मीडियम लाइट जो है वो बाउंस बैक कर जाएगी। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही एक ऐसा फिनोमेना है जिसके बेसिस पे हम फास्ट इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। ऑप्टिकल केबल्स का नाम सुना है? ऑप्टिकल केबल्स जो हैं जिसके थ्रू इंटरनेट फास्ट हुआ है, वो यही प्रिंसिपल यूज करता है। वहां कहीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है, वो लाइट बीम को ही डेटा की फॉर्म में, डेटा को लाइट बीम की फॉर्म में भेजता है थ्रू ऑप्टिकल केबल्स। अगर किसी के घर पे इंटरनेट खराब हुआ हो, तुमने देखा हो, तो जो तुम्हारा राउटर लगा हो तो उसके पीछे येलो से कलर की वायर है, मोस्टली येलो ही कलर की है वो, और वो अगर तुम उसे बेंड करोगे ना तो टूट जाएगी, टक करके टूटेगी अंदर, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रॉड की तरह है। और वो तुमने देखा हो जो जोड़ने भी आते हैं, उनके पास एक अलग डिवाइस होती है जिससे वो अटैच कर सकते हैं। समझ में आई है? तो ऑप्टिकल केबल्स इसी बेसिस पे काम करते हैं। वो जो टॉपिक आएगा और डिटेल में हम ऑप्टिकल केबल्स बात देखेंगे। एक बार इसको विजुलाइज करते हैं पहले। यहां देखो, ये हमारे पास, अगर एक काम करता हूं मैं, यहां इस फॉर्म में रखते हैं, देखो, ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। देखो जरा, अब मैं अगर किसी एंगल पे बेंड करना शुरू करता हूं, इसे मैं इसको घुमाना शुरू कर रहा हूं किसी किसी एंगल पे, अभी तक तुम्हें दिख रहा है डेंसर टू रेयर बाहर निकल रही है, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन अब क्या हो गया? बाहर निकलने वाली लाइट बंद। एक जैसे ही एक एंगल क्रॉस हुआ, एग्जैक्टली एक एंगल क्रॉस होते ही ये जो लाइट बाहर निकल रही थी, ये विद इन द सेम मीडियम अंदर आ गई है ना? जो लाइट अल्टीमेटली मीडियम के बाहर निकलनी चाहिए थी, वो विद इन द सेम डेंसर मीडियम बाउंस बैक करके आ गई है। तो इस सर्टेन पॉइंट पे जो हमारे पास ये एंगल बना है, यहां पर जो ये अंदर एंगल बना है, ये एंगल कौन सा बचा? ये एंगल हमारे पास आ गया है यहाँ पे, ये एंगल आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। अब ग्रेटर देन क्रिटिकल है, सॉरी, ये, हाँ जी, यहाँ पे ही बचा, ये इंटरफेस के यहाँ पे विद इन द डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम के यहाँ जो परपेंडिकुलर ये बीच में बन रहा है, ये नॉर्मल है। और ये जो एंगल आया है, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्योंकि अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता तो ये जो रिफ्रेक्टेड रे है हमारी, वो यहां जा रही होती, इस पॉइंट पे। क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है? जब एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन 90 डिग्री होता है, तो नॉर्मल के पास या दूर नहीं, तुम ऑब्जर्व करो ना बच्चा, देखो, जब एंगल कम है तो वहां से क्या हो रहा है?
यहां से इस लाइन पे ध्यान दो, ये इधर आई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, गई कि नहीं, रेयर टू डेंसर निकलेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और मैंने एंगल बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, अब एक पॉइंट पे इतना एंगल बढ़ा कि ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है ये इंक्रीज हो गया। अब मैं और ज्यादा इस एंगल को अगर बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो ये बिल्कुल यहाँ पे इस सरफेस पे आ जाएगी कि नहीं। तो सर्टेन उस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। एक ऐसा एंगल जहां पर हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो उस नॉर्मल के साथ अगर क्रिटिकल एंगल के साथ टकराएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अगर मैं उस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल प्रोवाइड कर देता हूं तो जो लाइट बाहर निकलनी चाहिए थी वो सीधा सीधा विद इन द डेंसर मीडियम बाउंस बैक कर जाती है। अभी मैंने तुम्हारे आगे एक टर्म का नाम लिया था, मैंने क्या कहा था, ऑप्टिकल केबल्स। ऑप्टिकल केबल्स बेसिकली क्या है, जिसके अंदर मैं लाइट भेजूंगा तो लाइट सीधा सीधा उसी के अंदर ट्रैप होके रह जाएगी और आगे ट्रांसफर होती रहेगी, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं। ये दिख रहा है ग्लास स्लैब ही है एक तरह से, डेंसर मीडियम। मैं इसके अंदर अगर सीधा सीधा लाइट भेजता हूं तो बाहर निकल रही है, सीधा इसके क्रॉस चली जाएगी। लेकिन अगर मैं यहां से किसी एंगल पे भेजता हूं तो तुम्हें जाती दिख रही है, ये जिगजैग जाती दिख रही है। ये जो जिगजैग जा रही है इसका मतलब क्या हुआ, क्या मेरे को यहां पर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस देना पड़ रहा है इसे, मुझे किसी मिरर का की तरह इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग करने की या रिफ्लेक्टिंग सरफेस देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये क्या हो रहा है, ये अपने आप ही जो लाइट है, बस मेरा टारगेट एक था कि यहां से मैं किसी एंगल से भेजूं कि अंदर जाके इस पॉइंट पे वो क्या हो जाए, टीआईआर से ज्यादा एंगल पे टकराए और वो एग्जैक्टली जिगजैग की तरह इसके अंदर ट्रैप होके रह गई है और ये लाइट इसी के अंदर सीधा सा डेटा को लेके आगे चली जाएगी। ये हमारे पास बेसिक फिनोमेना है किसका, हाँ लाइट की फॉर्म में, और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एग्जांपल जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल केबल्स। इसका एक बहुत सस्ता और बहुत देसी सी चीज अगर मैं तुम्हें बताऊं, देसी कहना गलत है उसको क्योंकि अपने आप में वो भी चीज बड़ी अच्छी है। तुमने वो टॉयज देखे हैं, काफी बारी रोड के ना साइडों में बैठे होते हैं लोग, वो लेके नीचे एक छोटा सा कुछ लगा होता है लाइट और ऊपर उसके ना ऐसे पतले पतले से धागे से निकले होते हैं, प्लास्टिक थ्रेड्स होते हैं और वो ग्लो कर रहे होते हैं और तुम, हाँ एंड पॉइंट्स पे ऐसे ग्लो कर रहे होते हैं, देखा है कभी? उनको तुम ध्यान से देखोगे तो उनके अंदर कुछ होता नहीं है, उसको निकालो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो सिंपल प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट पाइप्स हैं। लेकिन उनके नीचे लाइट सोर्स है और उस लाइट सोर्स के थ्रू लाइट उसमें ट्रैप हो जाती है क्योंकि वो एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके साथ इस तरीके से हिट करता है कि इस पॉइंट पे अंदर टीआईआर होना शुरू हो जाए और उसके थ्रू फिर वो लाइट पूरी अंदर ट्रैप होके जाएगी और सिर्फ उसका जो लास्ट एंड पॉइंट होता है वहां से हमें ऐसे ग्लो करती हुई दिखेगी। ये बहुत छोटा सा है, मतलब ऐसा बहुत महंगा, मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ, ये डेकोरेटिव से आइटम्स आते हैं थोड़े थोड़े से और मेरे ख्याल से 50-60 रुपए 100 रुपए में इतने में तो अच्छा खासा आ जाता है। मैं तो डी मार्ट में देखा 70 रुपए का था, छोटा सा था इतना गोल सा, उसके ऊपर ऐसे करके लगा हुआ था। तो मेन कहानी है कि मतलब ये बहुत इजीली तुम्हें रोड साइड पे भी चीजें मिल जाती हैं और उनके अंदर टीआईआर का फिनोमिना लग रहा होता है। क्लियर है ये रिफ्लेक्शन का? अब इसके बाद अगर हम एक बार रे डायग्राम्स को समझे, क्योंकि देखो अब लेंसेज चलने हैं इसके बाद, तो एक बार में सारा करके खत्म करते हैं। हमारे पास ये क्या है बच्चा, ये अपने पास है कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस के थ्रू अगर मैं पैरेलल बीम ऑफ रेज भेज रहा हूं तो हमें दिख रहा है कि एक सर्टेन पॉइंट पे वो लाइट टकरा रही है। तो जहां पर लाइट अपने आप इंसिडेंट करेगी एक पॉइंट पे, अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, जब लाइट एक पॉइंट पे इंसिडेंट खुद होगी, खुद टकरा के एक पॉइंट पे मीट करेगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, फोकस, है ना। ये हमारे पास क्या बन रहा है इस पॉइंट पे, फोकस। जिस पॉइंट पे लाइट टकरा के हमारी कनेक्ट हो रही है खुद, वहां पे आ रहा है फोकस। अगर लाइट बेंड होके खुद एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो हम उसे क्या कहते हैं, रियल फोकस। लेंस कौन सा है, कन्वेक्स, कन्वेक्स है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पे मीट करा दिया। फोकस कौन सा, रियल। अगर वहीं मैं कनकेव को लगाता हूं तो हमें पता है कभी भी चाहे कुछ हो जाए वो हमेशा डाइवर्ज ही होगी, और अगर डाइवर्ज होगी तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। और अगर ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी नहीं तो अगर मुझे इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए तो ये पीछे को एक्सटेंड करके, इन लाइंस को मैं पीछे की साइड एक्सटेंड करूं, इधर से, यहां से ये जो लाइन जा रही है मैं इनको अगर पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करूं तो एक पॉइंट पे जहां ये मिलेंगी वहां क्या होगा, इसका
फोकस जो कि वर्चुअल फोकस होगा। क्लियर है? तो कनकेव लेंस क्या है? डाइवर्जिंग। कन्वेक्स क्या था? कन्वर्जिंग। सॉर्टेड है ये वाली बात। अब हम थ्योरेटिकली इसको स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखो जरा, अब अपने पास जो चीजें हैं, देखो बंद कहां से होगा ये? शुक्रिया, आपने बता दिया एग्जिट के बटन से होगा। कंफ्यूजन हो गया था। हाँ ठीक है यार, मेरी गलती है भाई। सुनो जरा, एग्जिट का बटन नहीं मिल रहा था मुझे। देखो जरा, अब यहाँ पे हमारे पास है क्या बचा? ये सामान वगैरह बाद में रख लेंगे। देखो, एक बार ध्यान दो बच्चा, हमारे पास अब तक जो हमने किया है वो प्रैक्टिकली विजुअलाइज किया है सिर्फ। अब हम एक काम करते हैं, इसको थ्योरेटिकली फॉर्मूलाज को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सबसे पहले वो वाला हमने रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट पढ़ लिया। इस डायग्राम पे ध्यान दो, यही हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। कंसेप्ट बहुत सीधा, जैसा मैं बता रहा हूँ भाई, ये कुछ नया नहीं है, हमने 10th क्लास में ऑलरेडी ये वाला किया हुआ है। हमारे पास जिस टाइम पे हम ग्लास स्लैब को बनाते हैं, तो ग्लास स्लैब हमारे पास क्या है वो अभी हमने देखा ही था। तो अगर ये एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के अंदर क्या होगा? ये डेंसर मीडियम है, ग्लास स्लैब है, ये डेंसर मीडियम है, और ऊपर वाला रेयर मीडियम है। एयर है, रेयर मीडियम, अंदर आ गया डेंसर मीडियम। अब यहां से अगर लाइट आएगी, तो लाइट जिस पॉइंट पे आएगी वहां हम एक काम करते हैं, यहाँ एक नॉर्मल बना लेते हैं। अब ये नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है एक इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, इसका नाम n1 रख दिया, फर्स्ट नॉर्मल। अब यहाँ पे अगर मैं इंसिडेंट रे भेजता हूं, ये मैंने क्या भेजी? इंसिडेंट रे। तो ये जो इंसिडेंट रे आई है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो आया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब सिंस ये रेयर टू डेंसर एंटर कर रही है, तो ये कहां जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। जानी कहां चाहिए थी? अगर हम इसको सीधा सीधा स्ट्रेच करते, तो ये ऐसे करके कुछ चली जानी चाहिए थी मे बी, है ना? ऐसे कुछ जानी चाहिए थी अगर ये बेंड ना होती। सीधी है लाइन, ऊपर वाले से थोड़ा सा काम चला लो, ठीक है ना? बात तो समझ ही रहे हो, वो सीधी सीधी आनी चाहिए थी। अब अगर वो डाइवर्ट ना होती तो, लेकिन हमें पता वो डाइवर्ट हुई है। अगर वो डाइवर्ट हुई है तो कहां हुई है? वो यहां से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है। वो लाइट जहां जानी चाहिए थी वहां ना जाके वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है, और यहां अब जो नॉर्मल के साथ एंगल बना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी को दिक्कत? ठीक है। अब यहां फिर से एक नॉर्मल बनेगा। अब ये जो नॉर्मल बना, यहां बना, इसका नाम हम n2 रख लेते हैं, और इस नॉर्मल के हिसाब से ये एंगल बना फिर से r। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वैसे भी देखें तो, है ना? और यहां से अब जो हमारे पास लाइट निकलेगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल जाएगी। ठीक है। अब ये जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकली है, तो यहां जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। जो इमर्जेंट रे बाहर निकली है जिस एंगल के साथ, आई और ई हमेशा इक्वल रहेंगे, और ये दोनों जो लाइंस हैं ये हमेशा पैरेलल चलेंगे। और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस था, इसको हम क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात? डायग्राम सिंपल सा क्लियर है ये। अब यहां से मुझे लेटरल शिफ्ट की वैल्यू निकालनी है, मुझे रिलेशन निकालना है कि किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ लेटरल शिफ्ट डिपेंड करेगा। देखो सीधी कहानी है भाई, जितना इस मीडियम के अंदर टेंडेंसी होगी, जितनी इस मीडियम के अंदर लाइट को बेंड करने की कैपेबिलिटी होगी, उतना लेटरल शिफ्ट ज्यादा आ जाना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर तो ये चीज डिपेंड करती होनी चाहिए, होना चाहिए। अब अगर मैं यहां इनको रिलेट करना चाहता हूं, पहले नामकरण करते हैं भाई, इसी के हिसाब से करते हैं। नोट्स में जो लिखा है मैंने, इसका नाम एल रखा है, इसका नाम मैंने एल डैश रखा है फर्स्ट का, और इस वाले पॉइंट का नाम मैंने एम रखा है। एक काम करते हैं, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और इस परपेंडिकुलर का नाम मैंने वहां पे एन डैश रखा हुआ है। क्लियर है? ये सिंपल चीज है। हाँ जी, ठीक है। और यहां पर इसका नाम ये क्या है? डेल्टा। ये डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। जहां जानी चाहिए वहां ना जाकर जहां गई है, तो डेविएट हुई है इतने एंगल से, इसको हमने एंगल ऑफ डेविएशन लिख दिया। सॉर्टेड है। और
हमारे पास चलो ये सारा आ गया हमारे पास, ये ठीक है ना। उसी को मैंने यहाँ थोड़ा सा फैंसी सा 3D में बनाने की कोशिश करी हुई, लॉजिक सेम है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं, इसी में लगा लो चाहे, स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, है ना। हमारे पास कहां से कहां जा रहा है, ग्लास टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1। I1 का नाम रखा है इसे, R1 रखा है मैंने इसका नाम, तो साइन I1 बाय R1, सीधी कहानी है, ये तो कुछ अलग नहीं। म्यू जी बाय म्यू ए इज इक्वल टू साइन I1 बाय साइन R1, सॉर्टेड। एंड ग्लास टू एयर जब है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू एयर में क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वहां साइन R2 अपॉन, अब देखो यहां ना I2 और R2 को बदला हुआ है, नाम चेंज किया सिर्फ, और कुछ नहीं है। यहां हमने इस एंगल को R रखा है और इसको I रखा है। क्यों किया है ऐसा, लॉजिक समझो। जब हमारे पास लाइट यहां आ रही है, ये वाले पार्ट को समझना, जब अपने पास लाइट इधर से आई है, ये वाली लाइन, तो जब ये वाली लाइन आई है यहाँ पे, तो ये लाइन एक तरह से इस इंटरफेस के लिए इंसिडेंट रे थी, तो हमने इस एंगल को इंसिडेंस एंगल की तरह ट्रीट करके इसको रिफ्लेक्शन की तरह लिख दिया। समझ में आई ना बात? तो सिंपल सा हमारे पास जो ये हमने किया है वो उस वजह से कर दिया, उसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, वहां पे नोट्स के अंदर मैंने इसी को I2 रख दिया और इसी का नाम मैंने R2 रख दिया, सॉर्टेड है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2, दो बार इंसिडेंस दो बार रिफ्लेक्शन, दो इंटरफेस थे, सीधी कहानी। अब मैंने उन्हीं को यहां लिखा है, ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, साइन R2 बाय साइन I2। ये क्लियर है सबको? ये हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है ना। जहां हमारे पास एंगल बन रहा है बस उसका इनवर्स रिलेशन बनाओ। एयर में इंसिडेंस बन रहा था, ग्लास में R2 बन रहा था, ऐसे ही था, हमने बस इनवर्स रिलेशन बनाया और हमने लिख दिया। अब होता क्या है, वैसे इन जनरल बात करें तो अपने को पता है एयर टू ग्लास हो या ग्लास टू एयर हो, एक दूसरे का इनवर्सली रिलेटेड होंगे एक दूसरे के साथ। R2 और I1 इक्वल होंगे, R2 और I1, ये जो हमारे पास ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ऊपर से और एंगल ऑफ इमरजेंस नीचे से हमेशा इक्वल रहेंगे, और ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर के अकॉर्डिंगली इक्वल होंगे। ये तो सिंपल कहानी है ना। मेन हमारा टारगेट क्या था, एक तो डेल्टा को रिलेट कराना और ये हमारे पास जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है इसके बारे में बात करनी। अब देखो सिंपल कहानी क्या है, दो ट्रायंगल्स हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था भाई चैप्टर ऑप्टिक्स है, कहानियां ट्रायंगल्स की चलेंगी थ्रू आउट। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है, दो ट्रायंगल्स हैं। पहले वाले ट्रायंगल में अगर मैं एम एल एन डैश के अंदर देखता हूं, एम एल एन डैश, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसमें साइन डेल्टा की वैल्यू है, क्लियर है। साइन डेल्टा हमारे पास क्या होता है, डेल्टा इज द डेविएशन ऑन फर्स्ट रिफ्रैक्शन, साइन डेल्टा इज गिवन बाय परपेंडिकुलर, है ना। हमारे पास क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या बना, एल एम। किसी को दिक्कत इसमें? देखो हमारे पास अगर मैं यहां पर इस ट्रायंगल के अंदर, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें मैं साइन डेल्टा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो साइन डेल्टा क्या निकलेगा, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, एम एन डैश, जो कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, बिल्कुल लेटरल शिफ्ट के बराबर है, और अपॉन एल एम। क्लियर है, किसी को दिक्कत? अब यहां पे प्रॉब्लम कहां है, डेल्टा और एम एन ठीक है, एल एम एक अननोन वैल्यू है, बिल्कुल ही हमें इस डिस्टेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इस डिस्टेंस को नोन डिस्टेंस बना लेते हैं इस ट्रायंगल के थ्रू। इस ट्रायंगल के थ्रू अगर मैं एल एम की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, एंगल क्या है हमारे पास, आर, ठीक है ना, एंगल हमारे पास है ये R1, तो साइन ऑफ आर, साइन नहीं, साइन लगा के फायदा हो रहा है, देखो जरा, हमारे पास क्या निकालना है, मुझे एल एम की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, और ये हमारे पास एल एल डैश, ये नोन वैल्यू है। एल एल डैश नोन क्यों है, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये एग्जैक्टली थिकनेस ऑफ प्रिज्म के बराबर है कि नहीं, ये एल एल डैश जो है
वो थिकनेस ऑफ प्रिज्म के बराबर है। तो मैं थिकनेस की टर्म्स में रिलेट कर लूं, तो हमारे पास क्या है, कॉस लगाते हैं, कॉस R1 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, एल एल डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज है एल एम। मुझे एल एम की वैल्यू निकालनी थी, एल एल डैश बाय कॉस R1 आ गया। ये वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन डेल्टा इज इक्वल टू एम एन डैश डिवाइडेड बाय एल एल डैश एम एन, जो हमारे पास एल एम की वैल्यू निकली, एल एल डैश अपॉन कॉस आर वन गया ऊपर। ये हमारे पास साइन डेल्टा के इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, एम एन डैश वो क्या है हमारे पास, जो बेसिकली लेटरल शिफ्ट है। एल एल डैश क्या है, जो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है कि नहीं। इसको मैं अगर जो टी पुट कर लेता हूं तो टी की टर्म्स में आ जाएगा मेरे पास, है ना। कॉस आर वन क्या, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। यहां तक वैलिड है, किसी को परेशानी इसमें। एम एन डैश जो लेटरल शिफ्ट है, और ये आ गया थिकनेस कॉस आर वन। अब देखो यहाँ पे साइन डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा और आर वन सीधा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल है कि नहीं। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो आई वन इज इक्वल टू आर वन प्लस डेल्टा है कि नहीं। तो मैं यहां से डेल्टा को आर वन की टर्म्स में लिख लूं, या मैं आर वन को डेल्टा की टर्म्स में लिख लूं। मैंने लिखा यहाँ पे डेल्टा निकला आई वन माइनस आर वन। वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और मेरे पास एम एन आ जाएगा। एम एन डैश इज इक्वल टू टी इंटू साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस आर वन, वैल्यू डालो, टी इंटू साइन डेल्टा की वैल्यू क्या है, आई वन माइनस आर वन डिवाइडेड बाय कॉस आर वन। ये मेरे पास लेटरल शिफ्ट की वैल्यू आ गई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, वो तो समझ में आ ही रहा है। जितना हमारा ग्लास स्लैब ज्यादा थिक होगा, उतनी लेटरल शिफ्ट ज्यादा चलती जाएगी। क्लियर है, ठीक है, हाँ जी। अब अपने पास जो टॉपिक है बेसिकली ये क्या है, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट बहुत सीधा सा है। अगर हम पानी के अंदर, ये सिंपल सा देखो, ट्रांसपेरेंट ग्लास सबके घर में है, हर कोई अपने आप ट्राई करके देख लेना। इसके अगर मैं बेस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, या साइड से किसी एंगल से, तो वो लिफ्टेड दिखेगा ही दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ, मान लो ये है, मैं यहाँ से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये एक सर्टेन एंगल के बाद मुझे हल्का सा लिफ्टेड दिख रहा है। ऑब्वियसली उतना नहीं दिखेगा, मैं ये कहूँ कि बिल्कुल उड़ के ऊपर आ गया, लेकिन कंपैरेटिवली जितना मुझे दिखना चाहिए, जितना मुझे यहाँ साइड से दिख रहा है कि ये बहुत नीचे है, यहाँ से मुझे ऐसे लग रहा है कि काफी ज्यादा लिफ्टेड है। वो डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है। तुम अपने आप भी ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत इजी चीज है कि इसको ऊपर से देख रहे हैं तो उतना ज्यादा बहुत एक्सेसिव इंपैक्ट नहीं है, बट साइड से तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा। इसी टाइप के हमने और कहाँ रिफ्लेक्शन के फिनोमेना देखे हैं, यही। अगर मैं पेंसिल को इसके अंदर डाल रहा हूं तो तुम्हें टूटी हुई दिख रही है पेंसिल, तो ये वैसा ही है एग्जैक्टली exactly। ये सब हो क्यों रहा है, ये सारे रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। अब देखो होता कैसे है, अगर हमारे पास यहाँ पर मैं रे डायग्राम की बात करूं, अपने पास यहाँ पर रे डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर एक इंटरफेस बना लेते हैं बीच में, और नीचे की साइड हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, नीचे की साइड लिक्विड है और ऊपर की साइड हमारे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कहीं से। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, एक ये बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन के अंदर, यहाँ पर हमारे पास हमने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ ओ नाम के साथ, तो इसकी रियल डेप्थ अगर एक्स है, तो एपरेंट डेप्थ कैसे दिखेगी, जैसा मैं अभी बता रहा था, ये लिफ्टेड दिखेगा। होता क्या, अगर कोई ऊपर से ऑब्जर्व करता है तो यहाँ से जो एक रे जाएगी हमारे पास, वो सीधा सा इस तरीके से ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ऑब्जर्वर के लिए क्लियर है कि ऊपर की साइड रे जा रही है, टकरा के ऊपर जा रही है। अब यहां से अगर कोई इसको साइड से ऑब्जर्व करता है, तो साइड से ऑब्जर्व करते हुए अब जो लाइट जा रही है, नीचे की साइड क्या था बच्चा, डेंसर मीडियम। अब डेंसर से जाएगी तो क्या करेगी, यहाँ एक नॉर्मल बनेगा, और वो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, और ये जो हमारे पास लाइट गई है, ये यहाँ कहीं इस तरफ को हल्की सी बेंड हो जाएगी, ऐसा ही होगा। अब ये जो बेंड होने वाली लाइट है, अगर कोई यहां से सामने से ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसको दिखेगी कैसे, ये यहाँ से पीछे की साइड हम एक्सटेंड करते हैं,
तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लिफ्टेड दिखेगा। ऑब्वियसली इतना ज्यादा तो नहीं, ये तो हमने डायग्राम में समझने के लिए बना दिया। तो रियल डेप्थ अगर ये पूरी थी, ये हमारे पास रियल डेप्थ थी, एप्रेंट डेप्थ कितनी है, सिर्फ इतनी सी। समझ में आई ये बात? अब यहाँ पर अगर ये नॉर्मल के साथ कोई एंगल बना रहा है, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब मैं मान लेता हूँ, देखो मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ ऑब्जर्व करने, बहुत थोड़ी सी ही साइड से देख रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है बी, इट कैन बी ऑलमोस्ट अज्यूम्ड ऑन ए। कहानी कहाँ है देखो साथ में, डेरिवेशन थोड़ी सी मतलब ऐसा बहुत एक्सेसिवली जस्टिफाइड नहीं लगती है, लेकिन तरीका ठीक है। हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमने माना xy it is the free surface of water, I is the virtual image of O, ay is equal to y, apparent depth at which is less than x। x क्या था, जो एक्चुअल डेप्थ थी, और y क्या है, जो apparent डेप्थ है। x थी जो टोटल रियल डेप्थ थी, और y जहां पर, हाँ जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे पास AOB या OB एन डैश, AOB, ये क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर के थ्रू मैंने यहाँ पे एंगल बना दिया। सिमिलरली अगर R यहाँ है, अगर यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना था, तो यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, वहां R था, तो यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम ही बनेगा। ठीक है, मैंने निकाला साइन आई। साइन आई क्या होगा बच्चा, AB बाय OB, AB बाय OB, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सीधा सा। और साइन R को लिखूंगा तो भी हमारे पास क्या आएगा, AB अपॉन IB। सॉर्टेड है। मेन तो सिंपल वही कर रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों को अगर मैं आपस में कंपेयर करता हूं तो देखो, एज द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय साइन R बाय साइन I। दोनों की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो AB AB कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास OB बाय IB आ जाएगा, OB OB बाय IB। ठीक है, अगर मैं अब इसको बहुत साइड से ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो दिस OB is approximately equals to AO, this IB is approximately equals to AI। हाइपोटेन्यूज जो है वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर के इक्वल है अगर एंगल छोटे हैं। तो यहां से मैं OB को रिप्लेस कर देता हूं X के साथ, और IB को रिप्लेस कर देता हूं Y के साथ, विच इज रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। तो सिंपल देखो कंसेप्ट है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये फॉर्मूला सीधा याद होना चाहिए, that refractive index is equal to real depth by apparent depth। सीधी सी कहानी। ठीक है, refractive index of the medium is equal to real depth by apparent depth। यहां पर अगर मैं वाटर के केस की बात करूं तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 4/3। तो हमारे पास जो एपरेंट डेप्थ आएगी, इट विल बी ऑलवेज 3/4 ऑफ रियल डेप्थ। मतलब अगर तुम 100 सेंटीमीटर की डेप्थ को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें 75 सेंटीमीटर पे दिखेगा। क्लियर है ये? ठीक है, अर्ली सनराइज डिलेड सनसेट, ये याद है 10th क्लास के अंदर हमने किया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस होते हैं, क्योंकि अर्थ के आसपास अलग अलग एटमॉस्फेयर्स के लेयर हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज की। जितनी कम डेंसिटी उतना ऊपर की साइड, जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना नीचे की साइड। जब हमारे पास रे, अब जैसे सन यहाँ पे है, हमें दिखता कब है, जब ये हॉरिजॉन की लाइन के ऊपर सन होगा, लेकिन यहां से जब लाइट आई, ये हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती जाएगी, क्योंकि रेयर टू डेंसर एंटर आती जा रही है। लास्ट में आके हमें यहाँ पे इधर को बेंड होती हुई दिखती है, जो लास्ट रे हमें दिख रही है। तो हमारे दिमाग के हिसाब से तो हमें लास्ट रे के हिसाब से ही सन दिख रहा है, तो हमें लगता है कि सन यहाँ पे है। हाँ जी, बोलो बोलो। रिफ्रेक्ट होके आ रही है, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन 100% होगा, रिफ्रैक्शन 100% नहीं होता है। क्योंकि देखो रिफ्लेक्ट करते हुए तो पूरे तरीके से लाइट टकरा के वापस चले गई है, लेकिन रिफ्रैक्ट अगर हो रहा है तो चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा, जैसे अगर मैं अभी यहाँ तुम्हें करके भी दिखा रहा था, तो उसमें अगर हम लेंस के थ्रू मैं लाइट उधर भेज भी दूं, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उधर जानी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत बाउंस बैक करके वापस आती है। तो 100% हम नहीं कह सकते कि रिफ्लेक्शन में लाइट पूरी जाती है। तो रिफ्लेक्शन अगर बात करें, रिफ्लेक्शन पूरी ही लाइट को बाउंस बैक कराता है, रिफ्रैक्शन कुछ फ्रैक्शन ऑफ लाइट को बाउंस बैक कराता है, बाकी को जाने देता है, क्योंकि 100% ट्रांसपेरेंट मीडियम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है? चलो ये ठीक है बच्चा। इसके बाद हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको अभी हमने जब डिस्कस किया था, विजुलाइज किया था। यहाँ क्या था कि अगर यहां से मैं डेंसर से रेयर की तरफ लाइट को भेज रहा हूं, अगर क्रिटिकल एंगल से कम है तो लाइट क्या हो रही है, हर बार बाहर निकलती जाएगी,
हर बार, लेकिन एक सर्टेन एंगल आएगा जो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, वहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो ये लाइट विद इन द डेंसर मीडियम बाउंस बैक कर जाएगी। तो क्रिटिकल एंगल बेसिकली क्या है, critical angle for the pair of media in contact as the angle of incidence in the denser medium corresponding to which angle of refraction in the rear medium is 90 degree। क्लियर है, एक ऐसा एंगल जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री होगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर, तो ये तो फिक्स है, ये सिर्फ तभी हो पाएगा अगर डेंसर टू रेयर होगा, तो लाइट विद इन द डेंसर मीडियम वापस आएगी। When light traveling from optically rare medium, it is denser medium to rare medium, is incident at the angle greater than critical angle for the pair of media in contact, the ray is totally reflected back into the denser medium. This is known as total internal reflection. Angle of incidence अगर critical angle के equal है तो refraction 90 डिग्री। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बी बाय म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, वही था फॉर्मूला। आर की वैल्यू 90, तो म्यू बी into sin c is equal to mu a into sin 90, sin 90 की वैल्यू 1, mu b by mu a is equal to 1 by sin c, which is relative refractive index of the medium। क्लियर है, तो जो हमारे पास अगर कभी गिवन है कि वहां पर TIR हो रहा है, तो सीधा सा क्या तरीका है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो क्रिटिकल एंगल होगा टिपिकल अगर TIR हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा हमें। क्लियर है, अगर हमें कहीं पर भी ये गिवन है, मान लो हमारे पास कोई भी एक मीडियम है, यही लगा लो, यहाँ पे अगर लाइट गई और मैंने कहा कि यहाँ पे TIR हो गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल हो गया। ठीक है, अगर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, मान लो ये वाटर ही लिया हुआ है हमने, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ऑलरेडी पता है, 3 कितना 4/3 ये था, तो मुझे ये अगर एंगल निकालना है तो क्या होगा, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज इक्वल टू 3/4, तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, ऐसे इस रिलेशन को हम यूज कर लेंगे। क्लियर है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा और एंगल गिवन होगा तो 1 बाय साइन सी से हम यूज कर लेंगे। ठीक है, इस बेसिस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे जहां पर हम इस कंसेप्ट को यूज करके काफी कुछ निकालते होते हैं। क्लियर है, एप्लीकेशंस में क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। अब देखो डायमंड के अंदर स्पेशल क्या है, डायमंड के कटआउट्स, डायमंड के कटआउट्स इस तरीके से हैं कि लाइट जब अंदर एंटर करती है तो अंदर तो चली गई, लेकिन हर बार वो अंदर जाने के बाद लाइट इस एंगल पे टकराएगी कि वो हमेशा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तो लाइट विद इन दैट डायमंड ट्रैप होके रह गई। अंदर अगर ट्रैप होके रहेगी तो वो चमकना शुरू करेगा। तो इसीलिए अब एक और चीज देखो, अगर मुझे ऐसा कटआउट बनाना है कि वो हमेशा जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो क्रिटिकल एंगल जो है इनवर्सली रिलेटेड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कर दूं, ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा कर दूं, तो कम क्रिटिकल एंगल बन जाएगा, तो कटआउट्स बनाने इजी रहेंगे। डायमंड जो है वो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली चीज है, 2.42 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्रिटिकल एंगल सिर्फ 24 डिग्री का, 24.5 डिग्री का है। 24.4 से ज्यादा का एंगल जब तक अंदर मिलता रहेगा तब तक वो लाइट विद इन द डेंसर मीडियम ट्रैप्ड रहेगी, नहीं निकलेगी। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, मिराज। मिराज पता है, ऑप्टिकल इल्यूजन which occurs usually in desert on hot summer days. The object such as trees appears to be inverted as if the tree is on the bank of the pond of water. ये हमने सड़कों पे भी देखा हुआ है, कई बार जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो सड़क के ऊपर हमें ऐसा लगता है जैसे पानी पड़ा हुआ है, एक्चुअली साइड वाली गाड़ी जब निकल रही होती है तो उसके रिफ्लेक्शन दिखती है उसमें। तो ये किस वजह से हो रहा होता है, एक्चुअल में सीधा सा एक फिनोमेना है भाई। देखो लाइट है, जिस टाइम पे हम अगर इसी की बात करें, सैंड की बात करें, क्योंकि सड़क के कंपैरेटिवली सैंड तो और ज्यादा एक्सेसिव हीट मतलब हीट अप हो जाता है, उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। अब वो जितना ज्यादा गर्म होगा उतना उसके जो एडजॉइनिंग एयर है, उसके नियर बाय एयर है, उसको गर्म करेगा। और एयर का फिनोमेना क्या भाई, डेंसर एयर नीचे रहेगी, लाइटर एयर ऊपर होती जाएगी, करेगा वो ऐसे। अब उस शिफ्टिंग के दौरान होता क्या है, एज द रे ऑफ लाइट, अब देखो यहां से ये रे ऑफ लाइट नीचे जा रही है ना, अब होता क्या है, डेंसर और एयर का मूवमेंट होना है, लेकिन मीनवाइल जो सरफेस के बिल्कुल साथ वाली एयर है वो तो बहुत ज्यादा गर्म है, वो तो हर बार क्या हो रही है, उसकी डेंसिटी घटती जा रही है, ऊपर वाली नीचे आएगी, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे नीचे वाली जो सरफेस के सतह के साथ बिल्कुल एयर है वो बिल्कुल लाइटर है, बहुत कम डेंसिटी, ऊपर वाली ज्यादा डेंसर हो गई है
है ना, क्योंकि गर्मी की वजह से जो नीचे वाली एयर है सरफेस के साथ वो बाद में उठेगी, वो उठ रही है, लेकिन अल्टीमेटली एक बार तो नीचे की साइड कम डेंसिटी वाली टिक गई है, ऊपर वाली चलती जा रही है। उस मूवमेंट की वजह से ही हमें ऐसे लगता है कि वाटर के अंदर वेव्स चल रही हैं प्रॉपर, वरना तो बिल्कुल सब कुछ स्टेशनरी दिखता। लेकिन हो क्या रहा है, नीचे वाली की डेंसिटी कम और ऊपर वाली की डेंसिटी ज्यादा हो गई है। अब जब लाइट आएगी, डेंसर से रेयर के अंदर एंटर करेगी, एक सर्टेन एंगल ऐसा आएगा जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, डेंसर टू रेयर, वो विद इन द डेंसर मीडियम बाउंस बैक कर जाएगी। अब जो ऑब्जर्वर है उसको इसकी इमेज दिखी, इल्यूजन बना इन्वर्टेड इमेज, जैसा पानी के अंदर दिखता है। क्लियर है, ये हमारे पास मिराज फॉर्मेशन हुई। कहानी क्या है, टीआईआर। हाँ जी, हीट अप की वजह से जो सरफेस है वो बहुत गर्म हो गया, टेम्परेचर ज्यादा है, सैंड बहुत हीट अप हो रखा है, उसने नियर बाय एयर जो उसके सरफेस की एयर है उसको राइज नहीं करा, हीट अप करके अभी लाइट कर दिया, डेंसिटी कम कर दी है। अब वो होएगी, वो ऊपर जाएगी, लेकिन एक ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जब वो ऊपर जा रही है, अभी नीचे वाली एयर रेयर मीडियम बन गई है, ऊपर वाली डेंसर है, तो उस विद इन डेंसर टू डेंसर लाइट बाउंस बैक कर जाती है। क्लियर है। फिर है रिफ्लेक्टिंग ऑफ ग्लास प्रिज्म, इसमें सीधा है भाई ग्लास प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। हमने यहां से एक रे भेजी, पैरेलल रे भेजी, राइट एंगल पे था, ये सीधा सीधा बाउंस बैक करके नीचे की साइड आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल रिफ्लेक्शन इसका कुछ अलग नहीं है, वही कि विद इन दी डेंसर मीडियम वो रिफ्लेक्ट हुई और उसके बाद फिर यहां से 90 डिग्री होने की वजह से बाहर निकले। अब ये ऑप्टिकल केबल्स, ऑप्टिकल केबल्स हमारे पास क्या था, जो अपना इसका हमने ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली, इसमें हमारे पास एक जो ग्लास ट्यूब है अंदर, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर की जो कोटिंग है वो भी ट्रांसपेरेंट है और वो लो डेंसिटी वाला है, मतलब लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाला है। अंदर वाला जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, बाहर वाला जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है। अब हम यहां से लाइट को किसी एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं, वो लाइट गई अंदर और वो इस जगह पे, इस पॉइंट पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल के साथ इंसिडेंट करेगी। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल के साथ इंसिडेंट करेगी तो ये यहां आके टकराई, यहां पे फिर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, और ये कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर ट्रैप होके रहेगी। हुआ क्या, टीआईआर। कहानी क्या, डेंसर टू रेयर जाना था, एंगल क्रिटिकल से ज्यादा हुआ तो विद इन द डेंसर मीडियम रिफ्लेक्ट होती गई। ठीक है, द ओनली कंडीशन इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द फाइबर मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू इट्स कोटिंग। सिंपल है, क्लियर बात है बच्चे। चलो अब एक ये विबग्योर वाला और टॉपिक है छोटा सा। अगर विबग्योर में मैं देखूं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम, डिविएशन सबसे कम किसकी होती है हमारे पास, सबसे कम होती है रेड की। वो याद है अपना जब प्रिज्म का हम बनाते थे, वेबग्योर बनता है, रेड की डेविएशन सबसे कम होती है। और अगर मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाइज में बात करूं तो सबसे कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आता है वॉयलेट के लिए, और क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड के लिए। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा उसकी डाइवर्जन उतनी कम, डाइवर्जन जितनी कम क्रिटिकल एंगल उतना ज्यादा। इसको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हारे काम आ जाएगा। क्लियर है। चलो अब वाइंड अप करते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ये अपना लेंसेस से शुरू करेंगे। डन।